हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी शाहदेव। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस स्टोरी को लिखा है H.G. वेल्स ने। एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो कोई स्टोरी नहीं है, बट ये एक नॉवल का पार्ट है और इस नॉवल का नाम है द इनविजिबल मैन। H.G. वेल्स ने लिखा था और उसी का एक पार्ट है जिसको यहाँ पे स्टोरी के रूप में यहाँ पे पब्लिश किया गया है इस बुक में। तो ये जो स्टोरी है वो शुरू होता है लंदन में। लंदन में दो लड़के होते हैं और वो लोग एक फुटप्रिंट जो होता है, जो बेयर फीट होता है, बेयर फीट मतलब खाली पैर, एक किसी भी इंसान का एक खाली पैर का एक फुटप्रिंट होता है जो कि मड में उनको दिखाई देता है और वो देख करके वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब किसी का भी फुटप्रिंट देख के कोई सरप्राइज क्यों होगा? ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये सरप्राइजिंग वो होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये बेयर फुटेड मैन जो है वो किसी के घर के बाहर क्यों खड़ा था, वो भी लंदन के बीचों बीच, और अगर वो था भी तो वो अभी कहाँ है? ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। वो देखते हैं कि एक फ्रेश फुटमार्क जो है वो आया वहाँ पे कहीं पे दिखाई देता है मड में, और जो वो कहाँ से आया है, वो कहाँ पे जाकर के ख़त्म हुआ, वो चीज़ समझ में ही नहीं आता है। वो जब फुटप्रिंट्स को वो लोग जब फॉलो करने लगते हैं, वो धीरे-धीरे करके स्ट्रीट में आगे बढ़ते चले जाते हैं और उससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जो फुटप्रिंट्स होता है वो, क्योंकि वो मड में जो इंप्रेशंस बने हुए थे, वो फुटप्रिंट्स जो बने हुए थे, वो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे वो लोग आगे जाते हैं, वो बहुत ही हल्का पड़ते जाता है और फाइनली लास्ट में वो डिसअपीयर हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक सीक्रेट स्टोरी के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, ये फुटप्रिंट्स के बारे में क्यों बात हो रहा है, किसका फुटप्रिंट्स है, ये एक मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन था। तो इसके बारे में अब यहाँ पे इसका डिस्कवरी होता है। एक्चुअली ये जो बॉयज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं ये बॉयज़, और वो एक साइंटिस्ट को फ़ॉलो कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जो है एक्चुअली उसका कोई विज़िबल बॉडी नहीं होता है। वो उनको पता देखने से ऐसा लगता है जैसे हाँ कोई इंसान है, लेकिन एक्चुअली में उनका वो कोई इनविज़िबल नहीं होता है, वो एक इनविज़िबल पर्सन होता है। वो एक साइंटिस्ट होता है जिसका बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उस साइंटिस्ट का नाम होता है ग्रिफिन, और वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है वो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन का बॉडी जो है उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली वो बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का एक ड्रग्स होता है, ड्रग्स एक मेडिसिन, और उसको वो पी जाता है और पीने के बाद उसका पूरा बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो इनविजिबल हो जाता है। उसका बॉडी तो रहता है लेकिन वो इनविजिबल हो जाता है। ये जो इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, वो इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बिल्कुल ही लॉलेस होता है। यानी कि उसको क्या, कहाँ पे क्या करना है, क्या बोलना है, किसी भी चीज़ का मैनर या बिहेवियर, ये सारी चीज़ उसके पास नहीं होती है। वो जहाँ पे रहता है उसके लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उसके कुछ अजीबो-गरीब एक्टिविटीज़ की वजह से उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। उनसे ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट वो रिवेंज लेना चाहता है और इसकी वजह से वो लैंडलॉर्ड के पूरे घर को आग लगा देता है, उसमें फायर सेट कर देता है। और उसके बाद फिर उसको ऑफ कोर्स सी बात है भागना था, पकड़े जाने का डर था और वो चाहता था कि वो पकड़ा ना जाए। तो इसलिए वो अपने पूरे बॉडी के सारे क्लोथ्स जो है वो रिमूव कर देता है। अब बॉडी का क्लोथ रिमूव कर देगा तो वो तो ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है, उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। उसके ऊपर जब क्लोथ्स रहेगा तभी तो कोई उसको पकड़ पाएगा। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता और वो सारे क्लोथ्स जो है वो रिमूव कर देता है, वो इनविजिबल हो जाता है और ये उसको हेल्प करता है वहाँ से एस्केप करने के लिए। अब भाई वो होमलेस हो जाता है, उसके पास घर नहीं होता है, वो बिना कपड़े का होता है, बिना पैसे का होता है, वो इनविजिबल होता है, और इसकी वजह से उसका जो स्टेप्स होता है, फुटप्रिंट जो होता है वो उसके मड में वो दिखाई दे रहा होता है। वो जब जाता है तो वो आदमी तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ उसका फुटप्रिंट जो है वो मड में उसका एक इम्प्रेशन छोड़ता हुआ वो आगे बढ़ते जाता है। वो आराम से उन बॉयज़ से छिपता-छिपाता हुआ लंदन लंदन में फुटप्रिंट्स जो है वो फ़ॉलो करते हुए जो बॉयज़ आ रहे थे उनसे छिपता-छिपाता वो एस्केप कर जाता है। वो बॉयज़ उसको नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। लेकिन उसका ये जो ग्रिफिन का एडवेंचर था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। उसको भी बहुत लोगों से बचते-बचाता हुआ अपने आगे लाइफ़ चलना था, क्योंकि वो इनविज़िबल हो चुका था और उसको वापस से विज़िबिलिटी पाने के लिए उसको बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट करने थे और भी अजीब-ओ-गरीब तरह का ड्रग्स बनाना था, प्रिपेयर करना था, जिसके लिए उसके पास प्रॉपर पैसे नहीं थे और उसके पास प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं था। और ये टाइम जो था वो बिल्कुल ही ठंडे का टाइम था, मिड विंटर चल रहा था, एकदम ठंडे का बीचों-बीच था। बिना बिना कपड़े के उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और वो ये चीज़ समझ चुका था कि बिना कपड़े के वो तो अब एग्ज़िस्ट कर नहीं सकता, अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो।
और इसकी वजह से वो क्या करता है कि एक स्ट्रीट्स में ऐसे ही जाते रहता है और एक लंदन के एक स्टोर में, लंदन में ही घूम रहा होता है, उसी के एक स्टोर में, बड़ा सा स्टोर होता है, वहाँ पे वो अंदर चला जाता है। इनविजिबल होता है, कोई इसको देख नहीं पाता है। और वहाँ पे वो अपने आप को अंदर जाता है, बहुत सारे कपड़े जो है वो जो जो उसको सही लगते हैं वो सारे कपड़े जो है वो पहन लेता है, क्योंकि कोई उसको देख नहीं पाता है। जो जो उसको खाने का मन करता है वो सारी चीज़ें वो खा भी लेता है वहाँ पे। बहुत सारे जो भी बॉक्सेस होते हैं वो सारे खोल खोल करके अपने आप को गर्म करने के लिए वो सारा क्लोथ जो है वो अपने आप को फिट कर लेता है, पहन लेता है। शूज़ पहन लेता है, एक ओवर कोट पहन लेता है, उसके बाद एक हैट ले लेता है जिससे उसका सर जो है वो ढका रहे। ये सारी चीज़ें वो करता है, फुल ड्रेस्ड हो जाता है और अब वो विजिबल पर्सन होता है, अब वो दिखाई दे रहा होता है। एक रेस्टोरेंट के किचन में वो जाता है, वहाँ पे उसको कोल्ड मीट मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। वो ये सारी चीज़ें खाता है, स्वीट्स, वाइन, ग्रॉसरी स्टोर से लेकर के जाता है, ये सारी चीज़ वो खाता है। और वहीं पे क्विल्ट्स में सो जाता है। क्विल्ट्स मतलब जो रजाई होता है, ठंड से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें वो सो जाता है, ब्लैंकेट। अब लेकिन बात ये था कि सो तो गया है, लेकिन उसको उठना भी था जल्दी, क्योंकि इससे पहले कि कोई उसको आकर के देख ले, पकड़ ले, उसको उठना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाता है। और दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत सारे जो स्टोर के, जो रेस्टोरेंट के जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो लोग सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग जो है वो उसको पकड़ भी लेते हैं, देख लेते हैं। वो जब उसका आँख खुलता है, वो देखता है कि भाई मेरे तरफ कोई लोग आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है। और उनको वो नेचुरली वो जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो वहाँ के लोग उसको दौड़ाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में काफ़ी एस्केप करने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वो जितना भी क्लोथ्स है सारे क्लोथ्स को वापस से निकाल देता है, वापस निकाल देता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद वहाँ से एस्केप करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन भाग तो गया वहाँ से, इनविजिबल तो हो गया है, लेकिन वो नेक्ड होने की वजह से भाई ठंड में तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। जनवरी का महीना था, बहुत चिल्ड एयर, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। इस टाइम में वो डिसाइड करता है कि इस तरीके के स्टोर में जाने से कुछ नहीं होने जाने को है, एक काम करना चाहिए, थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक में जाना चाहिए। जो लोग थिएटर्स करते हैं, ड्रामाज करते हैं, उनके पास जाने चाहिए। जहाँ पे ये सारी सामान मिलती है उनके स्टॉक में वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा, जिससे कि वो अपने शोल्डर से ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि अपने हेड को, अपने फेस को कवर करने के लिए कुछ ढूंढ पाए, क्योंकि नॉर्मल स्टोर्स में फेस को कवर करने के लिए तो उसको कुछ मिल नहीं सकता था। यही सोचता हुआ वो कांपता हुआ किसी तरीके से ठंड से बचता बचाता हुआ ड्रूरी लेन जो है, वहाँ पे थिएटर का जितना भी सामान होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे वो चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक सुटेबल उसको शॉप मिलता है, जहाँ लगता है कि हाँ हम मुझे यहाँ सारी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। इनविजिबल होता है, अपस्टेयर वो ऊपर जाता है और वहाँ पे उसको कुछ बैंडेजेस नज़र आता है। बैंडेजेस लेता है जिससे वो अपने फोरहेड को कवर कर लेता है। फोरहेड यानी अपने सर को, फोरहेड उसको कवर कर लेता है। एक डार्क कलर के ग्लासेस लेता है, चश्मा, एक नकली नोज लेता है। इसके अलावा विस्कोस, विस्कोस मतलब मुस्टैचेस, तो मुस्टैचेस लेता है। बड़ा सा एक हैट लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी हो जाती हैं अपने शोल्डर के ऊपर, अपने हेड और फेस को कवर करने के लिए उसको सब सारा जुगाड़ हो जाता है वहाँ। उसके बाद यहाँ तक कि भाई चलो ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, वो क्या करता है कि शॉपकीपर को एक बहुत ही अनप्लीजेंट सा उसको अटैक करता है पीछे से, बिहाइंड से, और उसके बाद वो वहाँ पे गिर जाता है। वहाँ पे उसके जितने भी पैसे होते हैं सारा कुछ वो चोरी करके, रॉब करके, जो भी उसको मिलता है वहाँ से निकल लेता है। अब आगे भाई वो लंदन के क्राउड में जाता है और उसके बाद वहाँ से एक ट्रेन लेकर के वो एक विलेज की तरफ चला जाता है। ट्रेन लेकर के वो विलेज पे चला जाता है। विलेज का नाम होता है इपिंग। इपिंग एक विलेज का नाम होता है। और वहाँ वो चला जाता है। वहाँ एक लोकल इन जहाँ पे लोग ठहरने के लिए जगह होता है, लोग आते जाते हैं जो ट्रैवल करते हैं वो वहाँ पर ठहरते हैं रूम लेकर के। वहाँ पे एक रूम, 2 रूम्स वो बुक करता है। अब विंटर के टाइम पे उस विलेज में अगर कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे आ रहा है तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था, बहुत ही नॉर्मल सा नहीं था, थोड़ा स्ट्रेंज था। और ये जो स्ट्रेंजर है वो उसका देखने में भी बहुत ही अनकॉमन अपीयरेंस था, बहुत ही अजीबो गरीब सा दिखता था। उसके पूरे फेस पे बैंडेज थे और उसका पूरा चेहरा ढंग से दिखाई नहीं देता था। ये सारे एक थोड़ा सा मैटर ऑफ सस्पेक्शन था, शक होने लगा था कि भाई ये क्या चीज़ है। मिसेस हॉल, जो कि उस लैंडलॉर्ड जिसका इन था, उस लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी उनका नाम था मिसेस हॉल, वो उससे थोड़ा फ्रेंडली होने का एफर्ट लगाती है कि थोड़े से फ्रेंडली हो पाए, लेकिन ग्रिफिन जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहता। वो बोल देता है कि हम यहाँ पे इपिंग आए हैं शांति के लिए, अकेलेपन के लिए, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, हमको किसी का भी डिस्टर्बेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं है। और ये जो मेरा फेस का हालत है ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, इसलिए इसके ऊपर बैंडेजेस जो है वो लगे हुए हैं।
अब भाई मिसेस हॉल जो रहती है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि चलो भाई, ऐसा लगता है जैसे ये जो गेस्ट है वो एक साइंटिस्ट है, बिल्कुल सनकी सा साइंटिस्ट है, और ये भी बात है कि वो उनको एडवांस में कुछ पेमेंट देता है, तो इस लालच में वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। और मिसेस हॉल जो है वो उसके जितने भी अजीबोगरीब आदतें होती हैं, उसका जो टेम्पर होता है, गुस्सा होता है, सारी चीज़ों को एक्सक्यूज़ कर देती है कि चलो ठीक है, जाने देते हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे थे, सबसे बड़ी बात ये भी थी। और ये एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेती हैं। जो ये पैसे चुरा करके वहाँ दुकान से भागा था, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। आखिर चुराए हुए पैसे कितने दिन तक टिकते हैं? और उसके बाद कोई भी उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। वो बोलता है कि भाई अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाकर के मिसेस हॉल को अभी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको एक चेक जो है वो आने वाला है। हालांकि ऐसा कोई भी चेक उसको नहीं आने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि हाँ, एक चेक आने वाला है, किसी भी मोमेंट में आ जाएगा और फिर हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब बहुत ही जल्दी इसके बाद एक और सीन क्रिएट होता है एक क्लर्जीमैन के घर में। क्लर्जीमैन मतलब जो रिलीजियस लीडर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनको क्लर्जीमैन कहते हैं। उनके घर पे एक इंसिडेंट होता है। वो और उनकी वाइफ जो है वो सो रही होती है, रात का समय होता है, लेकिन कुछ आवाज़ उनको सुनाई देता है क्लर्जीमैन के डेस्क में से। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई पैसे उठा रहा हो, पैसे उठाने का एक आवाज़ आता है, कुछ कॉइन्स होते हैं उनको उठाने का। तो ये सारी चीज़ें का आवाज़ उनको सुनाई देता है। वो धीरे धीरे अपने डाउनस्टेयर्स में नीचे आती है देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है। बिना किसी आवाज़ का वो जो क्लर्जीमैन होते हैं वो एक पोकर पोकर मतलब एक मेटल का स्टिक होता है, वो हाथ में पकड़ करके और डोर को एकदम अचानक से खोल देते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं सरेंडर। किसी को भी अगर मान लो कोई चोर पकड़ते हैं तो हम लोग खोल करके या पकड़ के उसको रेड हैंडेड ऐसा बोलते हैं, सरेंडर, भाई सरेंडर करो। तो ऐसे वो भी बोलते हैं, लेकिन उनको ये देख करके बहुत ही अमेजमेंट होता है कि भाई ये क्या हो गया। पूरा का पूरा रूम जो है वो खाली होता है, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। उनकी वाइफ जो है वो डेस्क के अंदर देखती है, कर्टन्स के पीछे, पर्दे के पीछे देखती है, चिमनी में देखती है, कहीं कोई कुछ ऐसा कोई साइन ही नहीं होता जैसे यहाँ कोई आया भी था। किसी के आने का कोई साइन नहीं होता है। लेकिन जो डेस्क होता है वो तो भाई खुला होता है। अगर खुला हुआ है और वहाँ पे हाउसकीपिंग का जो पैसा है वो भी गायब है, इसका मतलब कोई तो आया था। तभी वो डेस्क जो है वो खुला है और इसके अलावा पैसा भी गायब है। ये देख करके क्लर्जीमैन को लगता है भाई ये तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सा चीज़ है, ये कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे है, क्या है, कुछ उनको समझ नहीं आता है। और पूरे दिन फिर वो इसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ जो है वो भी सीन आना बाकी है। यहाँ पे बात हो रहा है जो मिसेस वॉल होती हैं, मिसेस हॉल के घर की बात हो रही है। उनके साथ एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा चीज़ होता है। वो देखती हैं, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो साइंटिस्ट का जो रूम होता है, जो रूम उन्होंने बुक किया था, वो हमेशा बंद होता है। लेकिन एज अ सरप्राइज उस दिन वो रूम जो है वो उसका दरवाज़ा खुला होता है, उसका डोर जो है वो बिल्कुल खुला होता है। और ये देखते हुए वो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी समझती है कि चलो भाई देखा जाए कि इसके रूम में चलता क्या है, ये दिन भर करता क्या है ये इंसान, क्योंकि कुछ तो मालूम चलता नहीं था उसके बारे में। वो रूम में अंदर घुसती है, और वो अंदर जब घुसती है तो देखती है कि वहाँ कोई है ही नहीं। पूरा का पूरा जो सामान है वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होता है, और स्ट्रेंजर जो है वो वहाँ पे होता ही नहीं। उसके सारे कपड़े जो हैं वो कपड़े, सारे बैंडेजेस जो हैं और जो उसके अपने फेस पे लगाया था, फॉरहेड पे, वो सब बिखरा पड़ा हुआ है रूम में। लेकिन वो वहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है। उसके बाद अचानक से मिसेस हॉल को एक स्निफ सुनाई देता है, जैसे किसी का सांस लेने का, जोर जोर से सांस लेने का जो आवाज़ होता है वो सुनाई देता है उनके जस्ट अपने कानों के पास। और उसके बाद फिर जैसे ही वो अपना फेस जो है उधर बढ़ाती है तो एक हैट, जो इनविजिबल मैन, जो वो ग्रिफिन होता है, जो साइंटिस्ट होता है, उसी का वो हैट होता है। तो वो हैट नीचे पड़ा होता है, लेकिन वो अचानक से उठता है, उठ करके और बिल्कुल मिसेस हॉल्स के फेस पे जाकर के टकरा जाता है। उनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये अचानक से उठ कर ये मेरे फेस पे कैसे टकरा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चेयर वहाँ पे जो चेयर रखा हुआ रहता है वो भी बिल्कुल टकराता हुआ उनकी तरफ आता है, और उनके बिल्कुल उनके पैर पे आकर के लगता है। वो और उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, सारे नॉन लिविंग थिंग्स में अचानक से लाइफ कहाँ से आ गई, ये अचानक से चलने कैसे लगे, मैं मूवमेंट कैसे अचानक से होने लगा, वो भी इतना टेरर मूवमेंट। और उसके बाद ये बिल्कुल आप वापस जाने लगते हैं। वापस जाने लगते हैं तो जो चेयर होता है वही उनको पुश करता है, रूम से बाहर निकलता है, और डोर जो है वो अपने आप लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल जो रहती है वो बिल्कुल डर से स्टेयर्स में जा करके गिर जाती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई, उनको ऐसा लगने लगता है कि ज़रूर ही उनके घर में कोई हॉन्टेड स्पिरिट्स आ गया है, जो भूत
प्रेत होता है, उस तरीके की कोई आत्मा जो है, हॉन्टेड वाला जो चीज़ है, बिल्कुल वो उनके घर में आ गया है। और ये सारी चीज़ करने में ज़रूर उस स्ट्रेंजर जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है उसी का हाथ है, ये वो समझ जाती है। उसी का काम है कि उसके मिसेस हॉल्स के फर्नीचर में, उनके चेयर में और बाकी सारी चीज़ों में ये स्पिरिट जो है वो डालने का काम ग्रिफिन का ही है। इनको ये उसको समझ में आता है, वो सोचने लगती है ये सारी चीज़ें। और फिर वो बोलती है कि उस चेयर में मेरी माँ बैठा करती थी और अभी वही चेयर जो है वो मेरे ऊपर हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, मेरे ऊपर तो गिर रहा है, ये तो बहुत डर वाला चीज़ है। और ये जो है उसके सारे जो नेबर्स होते हैं, मिसेस हॉल सी सारी चीज़ें अपने नेबर्स से शेयर करती है। जो नेबर्स होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ज़रूर ये कोई जादू टोना वाला चीज़ है, जो विच क्राफ्ट मतलब कुछ चुड़ैल वगैरह का जो जादू टोना होता है ये सब किया हुआ है। लेकिन जब क्लोर्जी मैन के घर में जो चोरी हुआ है, जो बर्गलरी हुआ है, जब इसके बारे में पता चलता है तब सबको ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं, ये जादू टोना वाला चीज़ तो नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और सारा का सारा जो शक है वो ग्रिफिन के ऊपर आ जाता है, शक के दायरे में आ जाता है। और ये भी सबसे ज़्यादा शक का बात तो तब होता है कि ठीक जब चोरी होता है उसी के तुरंत बाद वो रेडी कैश ला करके पैसा मिसेस हॉल्स को दे देता है। और वो कुछ दिन पहले ही बोला होता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से वो पैसा ला करके दे देता है कि हाँ भाई लो पैसे। तो इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा शक के दायरे में चला जाता है। अब विलेज का जो कांस्टेबल होता है उसको भेजा जाता है कि जाओ जा करके देखो क्या मामला है, क्या चल रहा है। तो मिसेस हॉल जो है वो कांस्टेबल का वेट नहीं करती है, वो मिसेस हॉल पहले ही जा करके साइंटिस्ट से वो सोचती है भाई क्या बात है, हम ही जाते हैं पहले बात करने, उनसे वेट नहीं होता है। और वो धीरे धीरे जाती है साइंटिस्ट के कमरे में और वहाँ पे देखती है कि भाई पहले तो इस रूम में कोई था ही नहीं, वो बिल्कुल एम्प्टी था। और इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने आई थी कि भाई अभी चलो कोई नहीं रूम में, जाकर के वापस देखा जाए क्या हाल चाल है। लेकिन इससे पहले तो वो रूम बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी होता है उसका बेडरूम। लेकिन अचानक से वहाँ पे से सीक्रेटली पता नहीं कहाँ से ग्रिफिन फिर से अपीयर हो जाता है। तब उससे वो क्वेश्चन पूछती है कि भाई हम जानना चाहते हैं कि तुम ये जो मेरे चेयर जो है यहाँ पे जो ऊपर में जो चेयर मेरा रखा हुआ है, इन चेयर के साथ तुम क्या किए हो, ये क्यों हमको मारने के लिए दौड़ रहा था। और दूसरी बात ये कि ये जो रूम था ये तो पहले बहुत पूरा एम्प्टी था, पूरा खाली था, तुम अचानक से यहाँ पे कहाँ से प्रकट हो गए। और अगर तुम आए तो ये जो रूम था बिल्कुल बिल्कुल ही लॉक्ड था, तुम लॉक्ड रूम के अंदर कैसे घुस गए, क्योंकि रूम जो है वो अंदर से लॉक था। अगर रूम अंदर से लॉक है, हम लोग रूम के अंदर नहीं घुस सकते, तो फिर तुम किस तरीके से रूम के अंदर घुस गए, कहाँ से घुसे। ये सारी चीजें वो पूछने लगती है, भाई कहाँ से प्रकट हुए हो तुम अचानक खाली रूम में। साइंटिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक टेम्पर्ड होता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो पूछता है अच्छा, वो फिर बाद में ऐसा गुस्सा होने के बाद वो मिसेस हॉल को बोलता है कि भाई अच्छा तुम जानना चाहती हो कि हम कौन हैं और हम क्या हैं, तो ठीक है चलो हम तुमको दिखाते हैं कि हम हैं कौन। और उसके बाद वो अपने पूरे के पूरे जो बैंडेजेस हैं, जो हैट्स होता है उसका, जो उसकी मूछें होती हैं, स्पेक्टिकल्स होता है, सारा चीज़ वो एक एक करके निकाल के फेंकने लगता है। उनको ये सारा चीज़ करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है, वो सब चीज़ निकाल के फेंकने लगता है। और वहाँ पे जो लोग भी वहाँ पे खड़े थे वो लोग देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई, क्योंकि वो बैंडेज हटा दिया, मुस्टाच हटा दिया, स्पेक्टिकल्स हटा दिया, यहाँ तक कि जो उसका नोज़ था, जो कि आर्टिफिशियल नोज़ था वो भी हटा दिया, तो वो एक हेडलेस मैन बन गया। तो एक ऐसा आदमी जिसके पास सर ही नहीं है, माथा ही नहीं है, हेड ही नहीं है। ये देख के सब बहुत ही ज़्यादा डर गए। जो कांस्टेबल जिसका नाम मिस्टर जैफर्स था वो वहाँ पे आया हुआ था, वो भी बहुत सरप्राइज हो जाता है कि भाई उसको ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है जिसका हेड ही नहीं है, वो बिल्कुल बिना सर का आदमी है। लेकिन मिस्टर जाफर रहता है वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता है। भाई उसको तो रहता है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट दिया है किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट तो करना ही है, चाहे उसके पास हेड रहे या फिर तो वो बिना हेड का ही इंसान को गिरफ्तार करे, उसको अरेस्ट करे, लेकिन अरेस्ट तो करना ही है। वो बिल्कुल अपने ड्यूटी पर अड़ा रहता है। उसके बाद वहाँ पे जो पुलिसमैन जो है, जो कांस्टेबल आता है, वो उस मैन को, ग्रिफिन को, वो पकड़ने का कोशिश करता है। और जैसे जैसे उसको पकड़ने का कोशिश करता है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा इनविजिबल होते जाता है, क्योंकि वो अपना एक एक करके वो सारे कपड़े, सारे गारमेंट को निकाल निकाल के फेंकने लगता है। और फाइनली जब वो अपने शर्ट को निकाल करके हवा में उछालता है तो कांस्टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको उस इंसान को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, जिसको वो ढंग से देख भी नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर वो अपने शर्ट उतार के फेंक दिया है तो एक तरीके से उसका आधा का आधा पूरा बॉडी ही गायब है, सिर्फ उसके नीचे का पैंट्स जो है वो है, तो ऑफकोर्स बात है सिर्फ उसका लेग है और कुछ है नहीं। और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल वो इनविजिबल होने लगता है। वो बहुत परेशान हो जाए कि भाई ऐसे इंसान को कैसे जा करके अरेस्ट किया जाए, कैसे गिरफ्तार किया जाए, जो है ही नहीं, इंसान भी है या फिर कुछ और भी प्रेत आत्मा है, भगवान जाने। सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं।
और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो भाई मिस्टर जाफर का थोड़ा मदद किया जाए, जिसको हिम्मत रहता है थोड़ा हिम्मत लगा के जुटा के आते हैं मदद करने के लिए। लेकिन उनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से उनको ऐसा लगता है जैसे कोई मार रहा है पीट रहा है। वो कहाँ से वो सारे मारपीट आ रहे थे, कौन उनको हिट कर रहा था, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो इनविजिबल मैन हिट करेगा तो किधर से हिट करेगा, कहाँ हाथ पैर चलाएगा, समझ में तो आएगा नहीं। ये होने लगा। लास्ट में जो जाफर होता है, मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल होता है, बिल्कुल बेसुध होकर के गिर जाता है, अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है कि भाई ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब हम किस तरीके से ये अनसीन साइंटिस्ट को पकड़े जिसको हम देख ही नहीं सकते। किसी भी इंसान को अगर हम नहीं देख सकते तो हम कैसे पकड़ेंगे। अब हवा को हम नहीं देख सकते तो हवा को हम पकड़ नहीं सकते। दिस इज द थिंग। तो यही सेम चीज उसके साथ भी हो गया। और वहां पे फिर वो बहुत सारे लोग जो थे, सारे लोग वहां पे नर्वस हो गए और सब चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे जोर जोर से, पकड़ो 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 करके। लेकिन ये जो काम था वो बोलना बहुत इजी था, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि किसी भी इनविजिबल पर्सन को पकड़ना, पकड़ो पकड़ो हल्ला करना इज ओके, इट्स इजी, लेकिन उसको वाकई पकड़ना बहुत ही ज्यादा टफ था। वो बहुत ही मुश्किल था। ग्रिफिन जो है वो फाइनली अपने आप को फ्री कर लेता है। जब वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, वो इनविजिबल हो जाता है और फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है किसी को कोई दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद अब उसको समझ आ जाता है कि भाई अब हमको कोई नहीं पकड़ सकता, और वहां पे खड़े जितने लोग भी रहते हैं उनको भी नहीं समझ आता कि अब इसको पकड़ा कहाँ से जाए। वो तो आदमी नहीं दिख रहा, आदमी नहीं दिख रहा, तो हवा को कहाँ से पकड़े, किधर जा करके पकड़े, मालूम तो है ही नहीं कि वो गया कहाँ है, कहाँ पे अपना हाथ फेरे, किधर अपना हाथ लगाए कि मालूम पड़े कि हाँ वो यहाँ पे है। तो ये प्रॉब्लम होने लगता है और उसके बाद ये स्टोरी जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। हालांकि अगर हम लोग इस नॉवल का बात करें द इनविजिबल मैन का, तो उसके बाद ये स्टोरी और भी ज्यादा है, एंड होता है कहीं और जाकर के। इसके बाद और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है। सो दैट्स ऑल, हम बस इतना ही बता रहे हैं। कभी मौका मिले तो पूरा का पूरा नॉवल जो है वो एक्सप्लेन जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये जो स्टोरी है वो बहुत ही एक बेहतरीन स्टोरी है। इफ यू लाइक द वीडियो, kindly do share and subscribe my channel. Thank you so much.